हम लोग तो आए दिन जिस समाज से आते हैं वो अनुसूचित जाति समाज है, और मैं जिस आयोग के अध्यक्ष था वो महादलित आयोग था। महादलित की एक बड़ी जाति, अनुसूचित जाति के सबसे कम विकास वाली जातियों को, समूह को महादलित करते हैं, और उनके अनेक समस्याएं हैं कि महादलित सड़क योजना, महादलित वर्कशेड योजना, महादलित सामुदायिक भवन योजना, महादलित अनुसूचित जाति का नल्ली गली योजना, महादलित पोशाक योजना, महादलित बच्चों का जो पोषाहार योजना, उनके महादलित के बच्चों को कपड़ा के लिए पोशाक योजना। इस तरह से जितने समान जो योजनाएं थे, जो समान की योजनाएं विशेष जातियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उस तक पहुंचाने के लिए इन योजनाओं का क्या किया गया, स्कीम का शुभारंभ किया गया। नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हुलेस मांझी से। डॉक्टर हुलेस मांझी महादलित आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। फिलहाल में अभी ये राज्य कार्यकारिणी सदस्य जेडीयू भी हैं। और हुलेस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। और आपको भी आभार और धन्यवाद जी। हुलेस जी, पहला प्रश्न आपसे यही होगा, महादलित आयोग के आप चेयरमैन रह चुके हैं, और सभी आयोगों की बात छोड़ दी जाए, महादलित आयोग है वो भी भंग है। सबसे तो पहले बताइए कि ऐसा क्यों है। जैसा कि आपका सवाल वाजिब है, और इस सवाल के कई कारण हो सकते हैं। मूल कारण तो संबंधित सरकार जो आयोग बनाती है, आयोग का गठन करता है, फिर आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का नोटिफिकेशन करता है। तो सरकार के घटक दल और सरकार के निर्णय लेना है। वो उनके पास कारण और जवाब माकूल होगा और बेस्ट होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है कि इस सवाल, ये जो आयोग है जिसका गठन 2015 के समय खुद मैं चेयरमैन था, और उस समय लगभग 15 से 16 आयोग कार्य कर रहे थे। सभी आयोग में 5-7 मेंबर होया करते थे। उन सभी का अपना कार्य और दायित्व था। संबंधित आयोग का संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल था। उसके उस समाज के प्रति शोध करना, रिसर्च करना, और उनके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना, सुझाव पत्र सरकार को देना। हम लोग भी करते थे। उन्हीं सब कारणों से जो सरकार, हमारे जो नेता हुए नीतीश कुमार जी, जनता दल यू में अगर मैं आज हूँ तो मेरे नेता हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार, जो बिहार के, सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो इन सब चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से लेते थे, और तमाम लोगों के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए, सभी समाज के विकास, समुदाय के विकास के लिए विभिन्न तरह के आयोग का यहाँ गठन था। और गठन में उनके सदस्य और ये अध्यक्ष थे, उस दिशा में कार्य किए जा रहे थे। लेकिन समय और परिस्थिति बस पार्टी, दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, फिर दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, पिछले चुनाव किसी और पार्टी के साथ हुआ। तो इन सब कारणों से आयोग का हुआ कि भाई अभी सरकार स्थिरता है, आगे सरकार गठन, आयोग की गठन हो जाएगी, विश्वसूत्री की गठन होगी। लेकिन ये गठन अभी भी लंबित है, जो ना तो समाज हित में है और ना सरकार हित में है, और ना किसी, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के हित में है। किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब अभी आयोग गठन नहीं है? बिल्कुल, हम लोग तो आए दिन जिस समाज से आते हैं वो अनुसूचित जाति समाज है, और मैं जिस आयोग के अध्यक्ष था वो महादलित आयोग था। महादलित की एक बड़ी जाति, अनुसूचित जाति के सबसे कम विकास वाली जातियों को, समूह को महादलित करते हैं, और उनके अनेक समस्याएं हैं। इवन वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति के मजबूत जाति भी हमको शोषण करते हैं। जैसे आए दिन आपको समझ में आया होगा, हॉस्टल बने तो वहाँ जो मजबूत जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावासों में कब्जा कर रखे।
तो ये जो व्यवस्था है, इन सबको अधिकार हक दिलाने के लिए विशेष समुदायों का आयोग है, और वो उस पर क्या करती है, कोई भी समस्या सरकार के सामने आती है या समाज में उत्पन्न होता है, उस पर आयोग रिसर्च करता है, उसको जाके टीम विजिट करता है, वहाँ का सर्वे आकलन लाता है और ला करके मकबूल जवाब सरकार तक पहुँचाता है और संबंधित विभाग तक पहुँचाता है। इससे उसका क्या होता था, निपटारा होता था। जैसे किसी का जमीन 3 डिसमिल का वास्तविक पर्चा दिया गया, लेकिन उसको क्या किया गया, भूमाफियों द्वारा पर्चा छीन लिया गया, या पर्चा के बावजूद भी उसके जमीन को कब्जा कर रखा है, या उनको लोन मिला तो उनको छीन लिया, या इंदिरा आवास मिला तो उनको घूस ले लिया, या कोई जमींदार कोई का हाथ तोड़ दिया, किसी के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, रंगदारी हुआ, कुछ भी अन्याय हुआ, निरीह प्राणी कहिए या दलित महादलित की कमजोर जातियों को कहिए, उनके साथ कुछ भी अन्याय होता था तो उसके प्रोटेक्शन में जो कानून है, अत्याचार अधिनियम एक्ट है, उसकी इम्प्लीमेंट नहीं ठीक से होता था। प्रशासन के पास जाइए तो प्रशासन टका देता था, भगा देता था, क्योंकि वो जो अत्याचार किया है वो ताकतवर थे, और उनके ताकतवर के डर से कहिए या ताकतवर के तरफ उनके पैसे के मुंह से, क्योंकि वो तो पैसा देंगे, गरीब गुरब पैसा नहीं देगा। तो जो प्रशासन के, जो पुलिस प्रशासन वहाँ बैठे थे, जिनको न्याय करना था, गरीबों को मदद पहुंचाना था, वो क्या करते थे, उनसे मिल लेते थे और उनसे पैसा लेकर इनको न्याय नहीं देने का काम, इनका न्याय को क्या कर देता था, और तोड़ मचोड़ के केस लिखा, नहीं लिखा, भगा दिया, डंडा मार दिया, इन्हीं पर केस कर दिया, इन तमाम कार्य को करते थे। आयोग क्या करता था, उसकी विजिट करता था और वहाँ का एक्चुअल फीडबैक लेकर के उससे थाना के ऊपर डीएसपी, डीएसपी के ऊपर एसपी, या उससे भी नहीं तो सरकार में डायरेक्ट या न्यायालय में डायरेक्ट, यानी उनको न्याय दिलाने के लिए ये आयोग काम करता था। जैसे खाद्य आयोग, खाद्य आयोग है, अभी कार्य कर रही है, तो खाद्य आयोग में जितने तरह की जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार कहिए, अनाज नहीं दिया, डीलरशिप घोटाला कर दिया, या उनके कार्डधारियों को नहीं मिला, तो इसकी सारी देखरेख की जवाबदेही आयोग और विभाग के ऊपर जाता है। तो विभाग को आयोग क्या करता है, समय समय पर मदद करता है, समय समय पर जन जागरूकता चलाता है, समय समय पर कॉलिंग सेंटर, सहायता सेंटर, तमाम तरह की सुविधा प्रदान करती है। हुलेस मांझी जी, ये बताइए कि कहा जाता है कि 14 योजनाएं महादलित के लिए नीतीश कुमार लाए, कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल, ये जो कई योजना, जिसको मैं नाम मुझे याद है बता रहा हूँ, कि महादलित सड़क योजना, महादलित वर्कशेड योजना, महादलित सामुदायिक भवन योजना, महादलित अनुसूचित जाति का नल्ली गली योजना, महादलित पोशाक योजना, महादलित बच्चों का जो पोषाहार योजना, उनके महादलित के बच्चों को कपड़ा के लिए पोशाक योजना, इस तरह से जितने समान जो योजनाएं थे, जो समान की योजनाएं विशेष जातियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उस तक पहुंचाने के लिए इन योजनाओं का क्या किया गया, स्कीम का शुभारंभ किया गया और उसकी लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। बहुत हद तक उसका लाभ, रेडियो योजना था, महादलित के घर घर रेडियो दिया जाए ताकि सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। जी, टोला सेवक का क्या रोल था? जी, टोला सेवक एक महादलित के और अनुसूचित जाति के विकास में ही एक सेवक का काम कहिए, या एक रोजगार या एक छोटा नौकरी कहिए, वो टोला सेवक का है। बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति और महादलित के जातियों के बच्चे स्कूल से बाहर थे, जिसको ड्रॉप आउट कहते हैं। ये बड़ी संख्या थी, 16 से कहीं 20% तक। उन बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए टोला सेवक जैसी तालीमी मरकज की प्रावधान को योजना लाई गई और उस पर बहाली किया गया, और लगभग सभी पंचायतों में, हर वार्ड में उसकी बहाली हुई। प्रत्येक विद्यालय में बहाली हुई, जहाँ जहाँ महादलित की कंस्ट्रक्शन था, बहुलता थी, या जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी की बहुलता में वहाँ तालीमी मरकज, तो लगभग 9,000 के आसपास 19,000 टोला सेवक और शेष लगभग 10,000 या 11,000 शिक्षा तालीमी सेवक, ये दोनों की बहाली सरकार ने किया ताकि उनके बच्चे, और निश्चित रूप से उसका काम ही हुआ कि वो ड्रॉप आउट कमी आई, वो बच्चे विद्यालय से जुड़ गए, और बड़े पैमाने पर जुड़े विद्यालय से, तो उन बच्चों में क्या अथी में कमी आया, ड्रॉप आउट में।
और हम लोग कहते हैं कि अब ड्रॉप आउट में बहुत कम, यानी 12 के जगह 2-4% ही लोग ड्रॉप आउट बच्चे रह गए हैं। अब इस बच्चों को कंटिन्यूटी बनाए रखना एक चुनौती है। बीच में 1-2 साल कोरोना काल रहा है, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था का जो निरंतरता था उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और हम लोग देख रहे हैं कि सरकार उस दिशा में भी बहुत सारा काम कर रहा है। एडमिशन अभियान, नामांकन अभियान, साइकिल योजना, पोशाक योजना, उसके छात्रवृत्ति योजना और कॉपी किताब जो होता है यानी पाठ्यक्रम योजना, सभी तरह की योजनाओं से और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी मांझी जी, अब जैसे एक वर्ड हो गया आपका विकास मित्र जो होते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से जो महादलित से आते हैं बात की, तो कभी कभी उनको ये पता भी नहीं रहता है कि हाँ विकास मित्र भी कोई होते हैं। तो पहले तो इस पर बताइए कि विकास मित्र का क्या काम है और ये आम जो महादलित के लोग हैं अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, हमारे जो वर्तमान सरकार के जो बहुमत दल के नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, इन्होंने ही दलित महादलित के समुचित विकास के लिए विकास मित्रों की बहाली की। दलित और महादलित दोनों के लिए? नहीं, महादलित के लिए, महादलित के बीच किए। और वो महादलित के लोग वो के योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने सर्वे करवाया और सर्वे में पाया कि महादलित की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे आज भी एक योजना है 10 लाख उद्यमी योजना, या है सुदूर ग्रामीण परिवहन योजना। कई लोग इसको नहीं जानते हैं या लाभ नहीं ले पाते। किसानी योजना, वृक्षारोपण योजना या अभी जो किसान सहायता योजना, इसकी लाभ वो गरीब गुरबा नहीं ले पाते, क्योंकि उनको कोई न बताता है न समझाता है, न उनकी फार्म कोई भर देता है, न उनको मदद करता है। क्योंकि वो जो समाज है वहाँ अभी भी 30% से नीचे है शिक्षा, यानी अभी भी 70 से 75%, कुछ जातियों में तो 90%, जैसे मुसहर भुइयां जाति है उसमें आपको 90% अनपढ़ मिलेंगे। तो जब अनपढ़े 90% है, यानी 9 गुना अनपढ़ है 10 गुना, तो आप उसको कुछ भी बताएंगे तो जल्दी वो एडॉप्ट नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते। इसीलिए उन्हीं के बीच का एक पढ़ा लिखा को पंचायतवार और वार्डवार, नगर निकाय में वार्ड वाइज विकास मित्रों की नियुक्ति की गई और वो आज अच्छे काम कर रहा है। जगह जगह पर योजनाओं का वो लाभ दिला पा रहा है और उसको और विशेष मॉनिटरिंग की जरूरत है, देख रेख की जरूरत है। उसका भी लंबे समय तक सेवा 10 वर्षों का हो गया है, लेकिन उसकी सर्विस बुक नहीं बना, उसकी सेवा विस्तार नहीं हुआ, उसकी वेतन वृद्धि माकूल नहीं है, मतलब बहुत कम है। तो इन कारणों से उसकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा कम दिखता है, लेकिन सरकार समय समय पर वेतन बढ़ाते भी रही है। और मैं तो कहूँगा सरकार को कि इस पर ध्यान देकर उनकी वेतन वृद्धि और उनको और विशेष ध्यान देकर उसको उससे और ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सकता है। ये विकास मित्र को कई लोग नहीं जानते, लेकिन देखिए दुर्भाग्य है, मैं आपको बता दूं विकास मित्र का जो संकल्पना है वो विशुद्ध रूप से बहुत अच्छी पहल है। अगर इसको और अच्छे से काम किया जाए, विकास मित्र एक्चुअली उनके बीच के हैं और उनके बीच में योजनाओं का लाभ के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, संचालन करना है, शुभारंभ करना है। अभी कई वो विकास मित्र के लोग हम बता रहे थे कि सर जी हम लोग उनको बताते हैं कि ये लाभ है तो उनको पता नहीं रहता है, ये कागज बनाना पड़ेगा, इससे ये मिलेगा, उनको नहीं पता रहता। तो हम लोग उसको फार्म भरवाते हैं। वृद्धा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई योजना, छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, आंगनबाड़ी का जो लाभ है उनको नहीं पता है। जब ये सब लाभों के बारे में लोग बताते हैं तब उनको पता होता है, तो हम लोग उसको लाभ दिला पाते हैं। तो इसीलिए ये विकास मित्र जो है, अगर मीडिया जगत में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो मैं यही बता रहा था कि विकास मित्र की संकल्पना नीतीश कुमार ने बहुत ही, उसको तो नेता नीतीश कुमार ने विकास मित्र और टोला सेवक को मानस पुत्र की संज्ञा दी है। यानी विकास की बहुत ही अद्भुत वाहक कहिए, अद्भुत उसको क्या कहिए, दूत कहिए, है गरीबों के बीच का। एक महादलित ये जो है सड़क योजना, ये क्यों बनाई गई थी मांझी जी? मैं बता रहा हूँ कि जो महादलित सड़क योजना था, पहले के समय 2005 के पहले देखे होंगे कि सेठ, साहूकार, जमींदार, ठेकेदार, जो भी सक्षम और कहिए बाहुबली और मजबूत लोग थे, उनके तक रोड सड़क जाती थी, वहाँ जाके ड्रॉप हो जाती थी, वहाँ जाके खत्म हो जाता था।
बिजली की पोल आते थे और आज जैसे वो आगे दलित का टोला है तो यहाँ जो सक्षम परिवार थे, जो धनाढ़ परिवार थे, जमींदार परिवार थे, वहाँ तक बिजली की पोल है, आगे कटा नहीं जा रहा है और उनको एक तरह से कहिए उनको तक लाभ नहीं पहुँचता था। लेकिन इन्हीं सब संपर्क महादलित संपर्क योजना, महादलित सड़क संपर्क योजना, यानी सड़क की योजना जो था मुख्यमंत्री का, उस योजना में विस्तारित करके महादलित तक नहीं गया था। यानी जहां से महादलित का टोला शुरू होता है वहां तक देखिएगा कच्ची था, तो उन्होंने उसको जोड़ करके पक्की, खरंजा, ढलैया और ईटा सोलिंग सब हुआ है। और आज के दिन अब दलित टोला एक कहीं भी आप चले जाइएगा, महादलित टोला, चाहे वो नट का हो, भंगी का हो, मुसर का हो, पासवान का हो, रविदास का हो, कोई टोला, चौधरी का टोला, धोबी का टोला, कई टोला जो महादलित का बहुलता वाली है, वहाँ भी आज अब सड़क योजना यानी का लाभ से सड़क बनी हुई है। आज आप बिना कीचड़ लगे हुए उनके घर तक, गांव तक जा सकते हैं। ये थे डॉक्टर हुलेस मांझी। इन्होंने महादलित आयोग के बारे में बहुत कुछ बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए बहुत कुछ किया है, 14 योजना लेकर आए हैं और पूरे जो महादलित समाज है और डॉक्टर हुलेस मांझी का भी एक अपील है सरकार से भी और सरकार में बैठे उन बुद्धिजीवियों से भी कि जल्दी से जल्दी आयोग का गठन हो, जिनसे ये महादलितों के लिए जो उत्थान का ये लोग कार्य कर रहे हैं उसमें तेजी आए, तेजी नहीं बहुत तेजी आए और उनको जल्दी से जल्दी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। डॉक्टर हुलेस मांझी जी, हमारे चैनल में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपको कि आपने ये सुनहन मौका हम दिया। इसके वजह से हम लोग आप तक और तमाम मीडिया जगत तक ये बात और संदेश पहुंचाने का जो मंच दिया, मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच और आपके बुलेटिन बिहार न्यूज़ को थैंक यू वेरी मच धन्यवाद। सभी आपके श्रोता और सभी प्रशंसकों को भी प्रणाम, सलाम, धन्यवाद।